नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक क्लासेस में। और जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। आज हम इस अधिनियम को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, क्या प्रावधान है इसके, कब पारित होता है, कब लागू होता है और इसमें कितने अध्याय हैं, कुल धाराएं कितनी हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। और अगर हमसे कुछ बनता होगा तो हम कुछ एक धाराओं को भी देख लेंगे। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके राजस्थान में जो अभी भर्ती आई है ईओ और आरओ की, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपको पता भी होगा, आपने सिलेबस भी देखा होगा, उस सिलेबस के अंदर महत्वपूर्ण ये है। और अब तक आपने लगभग सारी बातें आपने कवर कर ली होगी, लेकिन जो राजस्थान ये नगर पालिका अधिनियम है, इसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। मेरे पास कॉल भी आए थे बच्चियों के कि सर ये कहाँ से पढ़े और क्या पढ़ें, इसमें कंफ्यूज हो रखे थे। और जो वहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ ऑथेंटिक चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके ऊपर भी उन्हें संशय था। तो आप निश्चिंत रहें। और आज ये पहला दिन है हमारा, गुरुवार से आज से ही हमने स्टार्ट किया है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को शेयर करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और जो तमाम जो यूट्यूब के ऊपर जो बातें होती है वो आपको करनी ही है इससे। और सब्सक्राइब के कोई रुपए नहीं लगते हैं, ये बात आप सभी को पता है, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें, है ना। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 हम स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं ये पारित कब होता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है ये पारित कब होता है। तो मित्रों, ये पारित हुआ था आपके कब, 11 सितंबर को। कब होगा? 11 सितंबर 2009 को ये हमारे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित होता है। लेकिन बात करें ये प्रभावी या हम कह सकते हैं कि ये लागू कब हुआ, प्रभावी या लागू कब होता है, तो ये होता है 15 सितंबर 2009 को। क्या होता है, ये प्रभाव के अंदर आ जाता है, इसके तहत इसको मान्यता मिल जाती है। मान्यता कब मिली थी? सबसे पहले तो ये देखें, मान्यता मिली थी 11 सितंबर 2009 को। और ये लागू या प्रभावी कब से होता है? 15 सितंबर 2009 से ये क्या हो जाता है अपने प्रभाव के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो इसके अंदर अध्याय कितने हैं। इसके अंदर अध्याय किसके अंदर की बात करें? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंदर अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अध्यायों की संख्या हमारे 17। कुल धाराएं, तो धाराएं कितनी है इसमें? 344। और कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूचियों की संख्या इसके अंदर 6। जैसा कि आपने एक देखा होगा, भारतीय संविधान जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395। जैसे वहां पर अनुच्छेद होते हैं यहाँ पर क्या है? धाराएं। जैसे वहां भाग होते हैं यहाँ पर क्या है? अध्याय। और अनुसूचियां आपको पता है, भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां और यहाँ पर इस अधिनियम के अंदर क्या है? 6 अनुसूचियां हैं। मुझे एक बात बताएं, आपको बताना है कि भारतीय संविधान क्या होता है। एक ऐसी किताब है जिसके द्वारा देश को संचालित किया जाता है, और यहाँ पर ये अधिनियम है जिसके तहत एक नगरीय निकाय को संचालित किया जाता है। ठीक है, और उस अधिनियम को ही आपने क्या कहा है जिससे नगर निकाय को संचालित किया जाता है, उसे आप जानेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत जानेंगे। इसी के तहत जो नगर है उसको संचालित किया जाएगा। पहली बात तो हमारी ये क्लियर हुई। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या देखी कि अध्याय 17 है, धाराएं 344 है और अनुसूचियां कितनी है? 6 है। एक बात ध्यान रखें कि जब ये पारित होता है, पारित कब होता है कोई भी विधेयक? आपको पता होगा राजस्थान के अंदर ये गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद, ये जो संरचना देख रहे हैं ये संरचना किसकी है? विधान मंडल की है। ये बाहरी संरचना किसकी है? विधान मंडल की है ना। ये कौन है? राज्यपाल महोदय, ये विधानसभा और ये विधान परिषद है। अब यहां से आपको क्या पता है कि विधान मंडल भारत के अंदर 2 प्रकार के हैं। एक तो एक सदनात्मक विधान मंडल और दूसरा है द्विसदनात्मक विधान मंडल। हमारे राजस्थान के अंदर द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है, अर्थात विधान परिषद का अभाव है। विधानसभा ने इस विधेयक को किया पारित, और पारित करने के बाद में भेजा किसके पास? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल महोदय ने इस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 11 सितंबर 2009। और यहीं से ही हमारा प्रश्न बनता है। यहीं से हमारा प्रश्न क्या बनता है? हमारा प्रश्न ये बनेगा
कि ये जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम जो कि 2009 का है, इसके ऊपर किस राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए या किस राज्यपाल द्वारा ये पारित किया गया। इस समय राजस्थान के तत्कालिक राज्यपाल कौन थे? तो इस समय राजस्थान के तत्कालिक राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार। कौन थे? शैलेंद्र कुमार इस समय राजस्थान के तात्कालिक क्या थे? राज्यपाल थे। अच्छा, शैलेंद्र कुमार के बारे में एक बात ध्यान रखना, एक बार सीएम देख लो, चीफ मिनिस्टर कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? तो अशोक गहलोत थे। कौन थे? अशोक गहलोत। अच्छा, अशोक गहलोत। यहां पर एक बात ध्यान क्या रखें शैलेंद्र कुमार से, कि ये इस समय राजस्थान के वास्तविक राज्यपाल नहीं थे, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। ये क्या थे? कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल थे और इनकी लगभग मृत्यु हो गई थी 1 दिसंबर या 30 नवंबर इस दिन हुई थी इनकी मृत्यु, है ना, कार्य पद पर रहते हुए, पद पर 2009 में, है ना, 2009 में मृत्यु होती है। 2009 30 नवंबर या 1 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है 2009 में, पद पर रहते हुए, पद पर मृत्यु, है ना। अच्छा, एक प्रश्न यहां से बनेगा, एक अच्छा प्रश्न बनता है राज्यपाल से, कि राजस्थान के पहले राज्यपाल आप सभी जैसा कि जानते होंगे कौन थे, बताएं? गुरुमुख निहाल सिंह। बराबर। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो वो कौन थे? तो वो थे सरदार दरबार सिंह। कौन थे? सरदार दरबार सिंह। सरदार दरबार सिंह जो है, इनकी पद पर रहते हुए राजस्थान के राज्यपाल थे और इनकी पद पर रहते हुए ये राजस्थान के पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और वहीं बात करें भारत में पहली महिला राज्यपाल की, तो भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल थी आपके कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये बात यहाँ से राज्यपाल से ही आप ध्यान रखें कि राज्यपाल ये पारित कब करता है? 11 सितंबर 2009। किसके द्वारा किया गया? शैलेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। ये क्या थे? इस समय कार्यवाहक राज्यपाल थे राजस्थान के, और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। यहीं से हमने देखा कि राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो वो कौन थे? तो वो थे सरदार दरबार सिंह, है ना। और इस समय राजस्थान के तात्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत साहब थे। ये बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं किसकी? अध्यायों की। देखो एक बार, ये पारित कब होता है? 11 सितंबर 2009 को। प्रभाव में कब से आया या लागू कब से होता है? 15 सितंबर 2009 से। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो 17 अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या कितनी है? 17। इसमें धाराएं कितनी हैं? 344। और इसमें अनुसूचियां कितनी हैं? 6 अनुसूचियां हैं। बराबर। जब ये विधेयक पारित होता है तो इस समय देश के राज्य के राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? तो शैलेंद्र कुमार ये थे, शैलेंद्र कुमार सिंह थे। और ये कैसे थे? कार्यवाहक थे और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु भी हो जाती है। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री महोदय थे हमारे कौन? अशोक गहलोत। आइए बात करते हैं अध्याय। अब किसकी बात करेंगे? अध्याय। ये 17 अध्याय हमें याद होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये 17 अध्याय याद होने, क्योंकि आपको पता होगा कि बी पार्ट पूरा का पूरा इसी का दिया गया है। हमें ये महत्वपूर्ण है, ये पूरे के पूरे अनुच्छेदों को भी, इन धाराओं को भी हमें लगभग देखनी ही पड़ेगी। ठीक है। और ये अध्याय कौन कौन से? ऊपरा ऊपरी प्रश्न यहीं से ही बन सकता है। जैसे कि आपसे पूछ ले 5वां अध्याय क्या है। ठीक है। अब आपको पता है कि ये वित्त और निधि से संबंधित है, तो आप इसको हाथों हाथ बता देंगे, अन्यथा आप नहीं बता पाएंगे। तो ये अध्याय महत्वपूर्ण रहेंगे हमें पहले याद करने के लिए। ठीक है। तो अध्याय कौन कौन से हैं? 17 अध्याय हैं, सबसे पहले ये याद रहे। तो पहला अध्याय क्या है? पहले अध्याय के अंदर प्रारंभिक है, पहला अध्याय क्या है? प्रारंभिक है। और पहले अध्याय के अंदर आपके धाराएं 1 और 2 हैं। अनुच्छेद नाम आ रहा है मुझे, क्योंकि आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल रग रग में है। तो प्रारंभिक क्या है? प्रारंभिक के अंदर है अनुच्छेद धारा 1 और 2। उसके बाद में अध्याय 2। अध्याय 2 के अंदर है गठन एवं शासन। गठन एवं शासन। गठन एवं शासन का उल्लेख किया गया है अध्याय 2 के अंदर। ठीक है। धाराएं की बात करें तो धारा 3 से लेकर के 50 तक, धारा 3 से लेकर के 50 तक। उसके बाद में कि अगर हम बात करें तो अगला आ जाएगा हमारे कार्य संचालन। कार्य संचालन साथ साथ में लिखते रहें, पेन और कॉपी अपने साथ में रखें और साथ साथ ही लिखते रहें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है,
आधा घंटा या 45 मिनट जितना भी ये वीडियो बनता है उसमें हाथों हाथ आपको लिखते रहना है साथ साथ में, और जितना लिखूं उतना तो पूरा का पूरा लिखना ही है, ठीक है। और कहीं बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से बहुत अच्छी मेहनत करवा दूंगा, कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रारंभिक है, ठीक है। दूसरा गठन एवं शासन, किसका गठन एवं शासन, नगर पालिका का गठन एवं शासन। कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 से लेकर के धारा 51 से लेकर के 66 तक, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके चौथा, और चौथा क्या आ जाएगा, नगर पालिका के अंदर जो संपत्ति है उस संपत्ति का उल्लेख कहाँ किया गया है, चौथे के अंदर किया गया है। पांचवे के अंदर 67 से लेकर के 75 तक है, ठीक है, याद रखना। किसकी संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति। पांचवे के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, तो पांचवे के अंदर आपके किया गया है किसका, अभी बताया था, किसका, वित्त एवं निधि का। किसका उल्लेख किया गया है, वित्त एवं निधि का उल्लेख किया गया है किसमें, पांचवें अध्याय के अंदर। छठवें अध्याय के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, किस अध्याय की बात कर रहे हैं अब, छठवें की, तो इसके अंदर है लेखा एवं संपरीक्षा, लेखा एवं संपरीक्षा। लेखा एवं संपरीक्षा का उल्लेख कहां पर किया गया है, छठे अध्याय के अंदर किया गया है। सातवां अध्याय, सातवां अध्याय क्या है, राजस्व। सातवें अध्याय किससे संबंधित है, तो सातवें अध्याय संबंधित है किससे, राजस्व से। राजस्व से संबंधित नगर पालिका के जो राजस्व है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है, सातवें अध्याय के अंतर्गत किया गया है। आठवां अध्याय, तो आठवें अध्याय के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, आठवां अध्याय है उधार से संबंधित। किससे संबंधित है, उधार से संबंधित है। कौन सा, आठवां अध्याय, धारा 141 से लेकर के 151 तक है। राजस्व की 100 से लेकर के 140 तक है, 101 से लेकर के 140 तक है। ये बाद में अपन बातें करते रहेंगे, जब जब अध्याय ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब तक हम और करते रहेंगे। नौवां अध्याय किससे संबंधित है, तो नौवां अध्याय आपके संबंधित है किससे, वाणिज्य से। वाणिज्य एवं निजी उपबंध से। परियोजना, वाणिज्य परियोजना एवं निजी उपबंध से कौन सा संबंधित है, नौवां। 10वां अध्याय किससे संबंधित है, तो 10वां अध्याय जो है वो हमारे आर्थिक, किससे, आर्थिक एवं, 10वां अध्याय है आर्थिक एवं विकास परियोजना से, आर्थिक एवं विकास परियोजना से 10वां अध्याय संबंधित है। 11वां अध्याय किससे संबंधित है, 11वां है नगर विकास एवं नगर परियोजन से, नगर परियोजन से 11वां अध्याय संबंधित रहेगा। 12वां अध्याय किससे संबंधित है, अब किसके अध्याय, कौन से अध्याय की बात कर रहे हैं, 12वां अध्याय। तो 12वां अध्याय आपके संबंधित है किससे, शक्ति एवं अपराध से। किससे है, शक्ति एवं अपराध से। कौन सा अध्याय संबंधित है, 12वां। एक बार वापस देखें मेरे साथ में, देखो जितनी बार इनको आप देखोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही आपको याद करने में सहजता रहेगी। पहला अध्याय किससे, प्रारंभिक से संबंधित है। दूसरा गठन और उसका शासन। तीसरा कार्य संचालन एवं जो आपके वार्ड समिति है उससे। चौथा संपत्ति से, किसकी संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति। ये तमाम सबके आगे नगर पालिका लिखा हुआ है, आप ये याद रखना है ना। पांचवा वित्त एवं निधि से संबंधित है। छठा है आपके लेखा एवं संपरीक्षा से। सातवां राजस्व से। आठवां उधार से। नौवां वाणिज्य परियोजना एवं निजी भागीदारी उपबंध से। निजी भागीदारी उपबंध से। निजी भागीदारी उपबंध से। निजी भागीदारी उपबंध से कौन सा संबंधित है, तो निजी भागीदारी उपबंध से संबंधित है आपके 9वां। 10वां आर्थिक एवं विकास परियोजना से संबंधित है। 11वां नगर विकास एवं नगर परियोजना से संबंधित है। और 12वां शक्ति एवं अपराध से संबंधित है। कौन सा, 12वां। अब आगे अगला आ गया हमारे कौन सा, आगे है 13वां।
और 13वां किससे संबंधित है? अभियोजन से, अभियोजन एवं वाद से, अभियोजन एवं वाद से कौन सा संबंधित होगा? 13वां। 14वां कौन सा है? तो 14वां किससे संबंधित रहेगा? नियंत्रण से। किससे? कि भाई नियंत्रण कैसे रखना है। और नियंत्रण के बाद में आ जाएगा 15वां, और 15वां में क्या है? कर्मचारी वृंद। क्या है? कर्मचारी वृंद। कर्मचारी वृंद किससे संबंधित है? ये कौन सा अध्याय संबंधित है? तो 15वां अध्याय संबंधित है ना। और फिर 16वां किससे संबंधित है? तो ये है आपके नियम, विनियम और उप विधि से। और किससे संबंधित है? उप विधि से। कौन सा अध्याय है? 16वां। उसके बाद में 17वां अध्याय आ जाएगा। कौन सा अध्याय? 17वां अध्याय। और 17वां अध्याय किससे संबंधित रहेगा आपके? तो 17वां अध्याय रहेगा हमारे किससे संबंधित? प्रकीर्ण से। बस ये 17 अध्याय है। कौन कौन से हैं एक बार वापस देखें। ये 17 अध्याय महत्वपूर्ण है। 17 के 17 अध्याय आपको याद करने हैं, इसमें कहीं पर भी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला अध्याय कौन सा है? प्रारंभिक है। आपको बोलना है मेरे साथ साथ में, चाहे आपने ईयरफोन लगा रखे हो, चाहे नहीं लगा रखे हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे घर पर हो, चाहे कहीं पर भी हो। आपको अगर याद करना है, याद रखना है, तो क्लास के रूम की तरह ही आपको यहाँ पर बैठना होगा। ठीक है, और आराम से बैठो यार, कहाँ दिक्कत आ रही है। सारी की सारी चीज़ें आपको खोल करके एकदम एक एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो अध्याय कुल कितने हैं? 17। धाराएं कितनी है? 344। और अनुसूचियां कितनी है? 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वापस एक बार बताओ, ये जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है ये 2009, ये पारित कब होता है? याद करो कब पारित हुआ था? 11 सितंबर 2009 को। और ये लागू कब होता है या प्रभाव में कब आता है? प्रभावी कब होता है ये? तो 15 सितंबर 2009 से ये प्रभावी हो जाता है। और ये प्रभाव में कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा, इसके बारे में धारा 1 और 2 में है ना। तो आगे चलते हम। आगे हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि राज्यपाल इस समय कौन थे? तो राज्यपाल थे हमारे कौन? शैलेंद्र कुमार, है ना। कौन थे? शैलेंद्र कुमार। और क्या ये वास्तविक थे या कार्यवाहक थे? तो बराबर ये कार्यवाहक थे। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के ऊपर कौन बैठे थे, कौन विराजमान थे? तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे कौन? अशोक गहलोत। और उसके बाद में अगर हम चलें तो हमने देखे अध्याय 17 है। और 17 में पहला अध्याय कौन सा है? प्रारंभिक है। दूसरा अध्याय कौन सा है? नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। तीसरा अध्याय क्या है? नगर पालिकाओं का कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। चौथा अध्याय क्या है? नगर पालिका की संपत्ति। पांचवा अध्याय नगर पालिका का वित्त एवं निधि। छठा लेखा एवं संपरीक्षा। सातवां राजस्व। आठवां उधार। नौवां वाणिज्य। दसवां विकास, आर्थिक एवं विकास परियोजना। 11वां नगर विकास एवं नगर परियोजना। 12वां शक्ति एवं अपराध। 13वां अभियोजन एवं वाद। 14वां नियंत्रण। 15वां कर्मचारी वृंद। 16वां नियम, विनियम एवं उपनिधि। और उसके बाद में हमने क्या देखा? 17वां कौन सा है? प्रकीर्ण। तो ये हमारे 17 अध्याय थे। ये क्या है? 17 अध्याय। ये 17 अध्याय हैं हमारे किसके? नगर पालिका अधिनियम 2009 के। तो एक बार वापस देखो कि पहला क्या है? प्रारंभिक है। दूसरा गठन एवं शासन। तीसरा कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। अच्छा, उसके बाद में चौथा संपत्ति। पांचवा वित्त एवं निधि। छठा लेखा एवं संपरीक्षा। सातवां राजस्व। आठवां उधार वाणिज्य। 10वां आर्थिक एवं विकास परियोजना। 12वां शक्ति एवं अपराध। 13वां अभियोजन। 14वां नियंत्रण। 15वां कर्मचारी वृंद। 16वां नियम, विनियम, उपविधि। ये है हमारे क्या? भाग। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे पहले भाग के बारे में। अब हम किसके पहले अध्याय के बारे में, किस अध्याय के बारे में बात करेंगे? अध्याय है 1 और इसका नाम क्या है? प्रारंभिक। इसका नाम क्या है? प्रारंभिक। और प्रारंभिक के अंदर धाराएं की अगर बात करें तो धारा कौन कौन सी है? 1 से लेकर के 2, मतलब 1 और 2 धाराएं, है ना। 2 धाराएं इस किसमें? पहले अध्याय के अंतर्गत आती है। आइए बात करते हैं सबसे पहले पहली धारा की। अब किस धारा की बात करने जा रहे हैं हम? धारा नंबर 1। धारा 1। धारा 1 क्या है? आइए उसके ऊपर हम देखते हैं, है ना। धारा 1,
धारा 1 के अंदर लिखा गया है संक्षिप्त नाम। धारा 1 के अंदर ही आपके लिखा गया है क्या? संक्षिप्त नाम लिख दिया, विस्तार और इसका प्रारंभ। 3 बातों का उल्लेख किया गया। सबसे पहला उल्लेख किसका किया गया? संक्षिप्त नाम का। किसके संक्षिप्त नाम का? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इस विधेयक का ही, इस अधिनियम का ही संक्षिप्त नाम जो है वो यही होगा, और वो क्या होगा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये इसका संक्षिप्त नाम होगा। इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा? महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है कि विस्तार कहाँ होगा। तो आप सभी को पता है कि ये राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसका विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण राजस्थान राज्य में ही होगा इसका, क्योंकि राजस्थान राज्य की विधानसभा ने इसको पारित किया है। तो संपूर्ण राज्य में इसका विस्तार होगा। किसका विस्तार होगा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का। इसका संपूर्ण राजस्थान में विस्तार होगा, लेकिन छावनी क्षेत्र में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? छावनी क्षेत्र में। छावनी क्षेत्र बराबर क्वेश्चन मार्क। छावनी क्षेत्र क्या होता है? यहीं से हम बात करते हैं कि ये छावनी क्षेत्र क्या होता है। छावनी क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर आम जनता या सिविल लोग, हम कह सकते हैं सिविल लोग और सेना दोनों साथ साथ में निवास करती है। कौन कौन? आम जनता व सेना, सेना प्लस सिविल, दोनों एक साथ जहां पर निवास करती है, जहां पर रहती है, उसको आप क्या कहोगे? छावनी क्षेत्र। छावनी क्षेत्र आपको एकदम क्लीन मिलते हैं, वहाँ पर जो संचालन किया जाता है उसका एकदम ढंग से उसको संचालित किया जाता है। वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे रहते हैं, आवारागर्दी वहाँ पर नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ये जो छावनी क्षेत्र है, ये सेना और सिविल दोनों यहाँ पर निवास करते हैं, और इन क्षेत्रों के ऊपर क्या लागू नहीं होगा? ये हमारा ये अधिनियम लागू नहीं होने वाला। छावनी क्षेत्रों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। इसके साथ साथ में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर अगर छावनी क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा तो छावनी क्षेत्र का शासन करेगा कौन? सेना। आप बताएं, सेना किस सूची का विषय है? केंद्र या संघ सूची का विषय? किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। देखो आपको याद होगा कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों में 7वीं जो अनुसूची है उसके अंदर 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, और 3 सूचियों में आपने पता है कि संघ सूची है, आपने पता है राज्य सूची है, और आपने पता है समवर्ती सूची है। ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाती है केंद्र, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाती है राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती है। और अगर वाद विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर वाद विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है ना। अब वैसे ही संघ सूची, जैसे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? आपने पता होगा कि संघ सूची के अंदर भारतीय सेना है शामिल, आपने पता है भारतीय रेल, विदेश मंत्रालय। तो ये तमाम जो बातें हैं ये किस में होगी? संघ सरकार में होगी। यूपीएससी हो जाएगी, भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। वहीं राज्य सरकार के अंदर राजस्थान पुलिस, राजस्थान रोडवेज, स्टेट हाईवे, ये सब राज्य सूची में। समवर्ती सूची में वन, वन्य जीव संपदा, मापतोल, बाट, शिक्षा, ये सब किसके हैं? समवर्ती के हैं। अब जैसा कि आपको पता है सेना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का। और संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। सेना किसके अधीन रहती है? केंद्र सरकार के अधीन। तो ये इस छावनी क्षेत्र पर अधिकार किसका रहेगा? कौन शासन करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है? किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। छावनी क्षेत्र ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करेगा। सेना किस सूची का विषय है? सेना आपको पता है किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सेना आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको ये पता रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये छावनी क्षेत्र है ये सेना प्लस सिविल यहाँ दोनों रहते हैं, और ये संघ सूची का विषय है सेना। और यहाँ पर केंद्र द्वारा डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है? शासन होता है। डायरेक्ट वैसे नहीं कह सकते, होता तो किसके द्वारा है? सेना के द्वारा ही होता है ना। और रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। भारत के अंदर 62 छावनी क्षेत्र है। भारत में कितने छावनी क्षेत्र हैं? 62, जिनमें से राजस्थान में 2 छावनी क्षेत्र हैं। राजस्थान में कितने छावनी क्षेत्र हैं? 2। और ये 2 कौन कौन से हैं? आप सभी जानते होंगे। एक तो है अजमेर, और दूसरा कौन सा है? नसीराबाद। ये 2 छावनी क्षेत्र हैं। दोनों अगर ऑप्शन में हो तो डबल क्लिक किसके ऊपर करोगे? नसीराबाद के ऊपर करोगे, है ना। और अगर एक ऑप्शन में अजमेर और नसीराबाद में, और अगर
एक ऑप्शन में है अजमेर, या तो अजमेर है या नसीराबाद है, तो फिर ऐसी स्थिति में तो नसीराबाद या अजमेर एक कर दोगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में, तो नसीराबाद को डबल क्लिक, मतलब पहले प्राथमिकता किसको दोगे, नसीराबाद को दोगे कि राजस्थान में छावनी क्षेत्र कौन कौन से हैं। और अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि निम्न में से कौन से छावनी क्षेत्र है, जो डी ऑप्शन है उसको आप जरूर पढ़ें। यह भी हो सकता है कि 1 व 2 दोनों छावनी क्षेत्र हैं, तो ये दोनों छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में कितने 62 छावनी क्षेत्र हैं, और ये छावनी क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करेंगे। कंप्लीट ये भी बात, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसका विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण राजस्थान में होगा, छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके छावनी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ठीक है, छावनी क्षेत्र में ये प्रभावी नहीं होगा, इसका विस्तार नहीं रहेगा। प्रारंभ कब हुआ था इसका, आप सभी जानते हैं 11 सितंबर 2009 को पारित होता है, और वहीं 15 सितंबर 2009 से ये लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रारंभ हो जाता है इसका। अब आते हैं आगे। अब एक बार वापस देखो, इसके बारे में हमने क्या देखा कि धारा 1 के अंदर क्या है, संक्षिप्त नाम है, और इसका संक्षिप्त नाम क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा, लेकिन छावनी क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं होगा। छावनी क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं होगा। इसके बाद में हमने क्या देखा कि ये जो छावनियां हैं भारत के अंदर कितनी है, 62 छावनियां हैं, जिनमें से राजस्थान में कितनी है, 2 छावनियां हैं, और कौन कौन सी है, अजमेर है और एक नसीराबाद है। फिर हमने देखा कि जो छावनी ये होती क्या है, किसे कहते हैं छावनी, जहां पर सिविल और सेना दोनों निवास करती है, दोनों साथ साथ रहती है, उसको आप कहोगे छावनी। और ये किसका है, संघ सूची का विषय है, और केंद्र सरकार के अधीन आता है, और ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ना। तो ये विशेषताएं रहेगी हमारे किसकी, धारा 1 की। अब हम बात करेंगे किसकी, धारा 2 की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, धारा 2। और धारा 2 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है, अब किसकी बात कर रहे हैं, धारा 2 की। 1 मिनट है ना। अब हम बात करेंगे धारा 2 की। तो धारा 2 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है, आप सभी को याद रखना है, परिभाषा का। किसका उल्लेख किया गया है, परिभाषा का उल्लेख किया गया है। किस धारा में, धारा 2 में। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमें अभी देखनी है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि जहां आगे जो वर्ड यूज लिए गए हैं उन वर्ड का मतलब क्या है। एक वर्ड आपको याद रखना है, अध्यक्ष। एक वर्ड आपको क्या याद रखना है, अध्यक्ष। अध्यक्ष जहां पर भी वर्ड आएगा तो आप क्या समझेंगे अध्यक्ष से, अध्यक्ष से आप समझेंगे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। अध्यक्ष से आप क्या समझेंगे, नगर निगम के संदर्भ में आप समझेंगे किसे, महापौर को। किसको समझेंगे, महापौर को। नगर परिषद के संदर्भ में आप अध्यक्ष किसको समझेंगे, तो आप समझेंगे सभापति को। और अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका के संदर्भ में आप किसको समझेंगे, अध्यक्ष को। अध्यक्ष ये आप जानते हैं चेयरमैन, किसको, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन को आप समझेंगे। जहां जहां पर भी अध्यक्ष शब्द का उल्लेख आएगा तो आप नगर निगम के अगर संदर्भ में बात कर रहे हैं तो महापौर, नगर परिषद के संदर्भ में बात कर रहे हैं सभापति, और नगर पालिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष यहां पर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये जो परिभाषा है जो मैं बता रहा हूँ वो याद करनी ही है आपको ना। दूसरी परिभाषा किसकी है, देखो पहली क्या है, अध्यक्ष। नगर निगम है तो महापौर होगा, नगर परिषद है तो फिर कौन होगा, नगर परिषद का तो कौन होगा, सभापति, और नगर पालिका है तो कौन हो जाएगा, अध्यक्ष। अब हम दूसरी किसकी बात करें, तो दूसरी हम बात करेंगे आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। आइए बात करते हैं किसकी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। कौन होता है ये, CMO। ये कौन है, CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। कौन है ये, वापस बोलें एक बार, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। एक बार वापस बोलना है मेरे साथ साथ में आपको, है ना। कौन है ये, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन होता है ये? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ये। सीएमओ कौन होता है, इसका काम क्या होता है, पहले ये देखें। सीएमओ, इसकी आप तुलना कर सकते हो कैसे, कि जैसे कि किसी भी जिले का मुखिया कौन होता है? कलेक्टर। किसी भी जिले का मुखिया कौन होगा? कलेक्टर होगा। ठीक ठीक जैसे जिले का कलेक्टर कौन होता जिले का मुखिया कौन होता है? कलेक्टर होता है। जैसे जिले का मुखिया कलेक्टर होता है, ठीक ठीक वैसे ही नगर का मुखिया कौन होगा? ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है, जो नगर के अंदर कोई भी काम अगर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी उस काम की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मुख्य नगर पालिका सीएमओ की होती है। किसकी होती है? सीएमओ की होती है उस काम की जिम्मेदारी। अच्छा, इसके साथ साथ में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि नगर पालिका द्वारा कोई भी अगर निधि बनाई गई, विधि बनाई गई, जिसको लागू करना है, ठीक है, क्रियान्वयन में लाना है, तो उस विधि या कोई भी जो प्रस्ताव लेकर के आया गया है उसको लागू अगर करना है, उसका क्रियान्वयन अगर करना है, उसको अगर अप्लाई करना है, तो वो काम किसका है? तो वो सीएमओ का काम है। ठीक है, सीएमओ ये जो है वो होता कौन है? तो ये आरएएस अधिकारी ही होता है ना। और इसके बारे में एक और बात ध्यान रखें कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। बहुत बढ़िया भाई, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब जहां जहां पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी लिखा हुआ आएगा, आगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जहां जहां पर लिखा हुआ आएगा, वहां वहां पर हमें क्या मानना है? ये सबसे पहले नगर निगम, दूसरा आ जाएगा परिषद, और फिर आ जाएगा आपके पालिका। नगर निगम, अगर नगर निगम की हम बात करेंगे तो नगर निगम के संदर्भ में हम किसको लेंगे? तो यहां पर इसके लिए शब्द आएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त, ये किसके लिए आएगा? नगर निगम। नगर निगम के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त, ये आएगा। उसके बाद में नगर परिषद की अगर हम बात करेंगे तो नगर परिषद के अंतर्गत कौन आएगा? तो आयुक्त। नगर परिषद का मुखिया कौन होगा? आयुक्त। नगर परिषद का मुखिया कौन होगा? आयुक्त। और नगर पालिका का जो मुखिया होगा वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होगा, उसमें नगर पालिका में क्या कहेंगे? तो कार्यकारी अधिकारी। यहां पर क्या कहेंगे? कार्यकारी अधिकारी, इस नाम से हम संबोधित करेंगे। क्लियर है ये बात? तो देखो, आपने दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा तो आपने अध्यक्ष की देखी, दूसरी परिभाषा किसकी देखोगे? मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। दूसरी परिभाषा किसकी? हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी की, है ना। और इसके अंतर्गत आपने क्या देखा? तो आपने देखा इसको सीएमओ कहते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका काम क्या है? इसकी नगर के अंदर कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी है उस काम को होना? तो वो जिम्मेदारी रहेगी आपके सीएमओ की। कोई भी विधि या उसका क्रियान्वयन करना है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? तो ये भी किसकी जिम्मेदारी रहेगी? विधि का क्रियान्वयन करना, तो ये भी जिम्मेदारी रहेगी सीएमओ की। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये होता कौन है, तो ये नगर का मुखिया होता है। ये क्या होता है? नगर का मुखिया, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ओके, फिर निगम। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के संदर्भ में ये कौन होगा? तो इसका नाम होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त। ठीक है, और नगर परिषद स्तर पर तो आयुक्त होगा, और नगर पालिका स्तर पर कार्यकारी अधिकारी होगा। ठीक है, ये बात आपको यहां तक ध्यान रखनी थी। अब बात करते हैं तीसरी परिभाषा की। अब कौन सी परिभाषा आई है हमारे सामने? तीसरी परिभाषा जो महत्वपूर्ण है, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। एक आएगा नगर पार्षद, एक क्या आएगा? नगर पार्षद, और एक चौथी जो है डेफिनेशन वो है पार्षद। इन दो का उल्लेख किया गया। नगर पार्षद किसको कहोगे? तो अगर कोई व्यक्ति
नगर निगम का सदस्य है। अगर कोई व्यक्ति नगर निगम का सदस्य है तो उसको आप क्या कहोगे? नगर पार्षद। और पार्षद किसे कहोगे? नगर परिषद। नगर परिषद के सदस्य को। विधेयक के अंदर केवल और केवल पार्षद, इसके बारे में ही कहा गया है कि पार्षद किसे कहेंगे? नगर परिषद के सदस्य को हम किस नाम से जानेंगे? तो नगर परिषद के सदस्य को हम पार्षद के नाम से जानेंगे। तो ये दो परिभाषाएं और दी गई है कहां पर? हमारे इस दूसरी धारा के अंदर, है ना। तो क्या है? नगर पार्षद किसको कहोगे? नगर निगम के सदस्य को। और पार्षद किसे कहोगे? नगर परिषद के सदस्य को। अब आओ एक डेयरी, एक किसकी बात करेंगे? डेयरी की। डेयरी किसको कहोगे? कोई भी ऐसी पशुशाला, कोई भी ऐसी पशुशाला या गौशाला, या पशुशाला को कह दोगे, गौशाला को कह दोगे, या किसको? कोई दुकान या दुग्ध भंडार गृह, ठीक है। पशुशाला, गौशाला, दुकान, भंडार, जहां पर दूध है वो विक्रय के लिए रखा जाता है। किसके लिए? दूध है वो किसके लिए रखा जाता है? विक्रय के लिए, बेचने के लिए रखा जाता है। जहां पर दूध बेचने के लिए रखा जाता है उन स्थानों को आप किस नाम से जानोगे? डेयरी के नाम से जानोगे। मतलब डेयरी, अगर वहां आगे वर्ड आ रहा है, कहीं पर भी यूज वर्ड आ रहा है क्या? डेयरी, तो डेयरी से आप क्या समझोगे? तो डेयरी से आपको समझना है पशुशाला, गौशाला, दुकान, भंडार, जहां पर दूध किसके लिए रखा जा रहा है? तो जहां पर दूध बेचने के लिए रखा जा रहा हो, जहां पर दूध बेचने के लिए रखा जा रहा हो, उसको आप कहोगे डेयरी की, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, घी, घी भी तो बेच सकता है डेयरी वाला। घी के साथ में पनीर, पनीर के साथ में आपके मक्खन, है ना, मक्खन, घी, दही। तो ये तमाम जो प्रोडक्ट हैं ये किसके हैं? दूध के ही तो हैं। तो इनको भी आप किस में, ये भी जहां पर बिक रहे हैं उनको आप किस नाम से जानोगे? डेयरी के नाम से जानोगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा मिष्ठान भंडार के अंदर कलाकंद बनाई जाती है, मावा बनाया जाता है। तो और कभी कभी आप जाते हो उस मिष्ठान भंडार पर तो वो दूध भी दे देता है। तो वो मिष्ठान भंडार कहलाएगा, दुग्ध भंडार या डेयरी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वो मिष्ठान भंडार अलग से कहलाएगा और दुग्ध डेयरी के अंतर्गत ये कहलाएंगे। ओके, तो ये परिभाषा भी कहाँ दी गई है? हमारे दूसरी धारा के अंदर डेयरी को भी परिभाषित किया गया है। अब आगे जो महत्वपूर्ण है उसको आप अंडरलाइन करना, और हर एक वर्ड जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको कॉपी के अंदर छापना ही है। और कॉपी में ही नहीं, मैं तो कहूँगा आपको दिमाग के अंदर भी छापना है ना। तो आओ आगे बात करते हैं धारा 2 की ही। और धारा 2 के अंदर एक छठी परिभाषा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, मुझे जहाँ तक लगता है महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन देना चाहिए अगले को, है ना। एग्जामिनर को यहाँ इस परिभाषा से क्वेश्चन देने ही चाहिए। महामारी या खतरनाक बीमारी, खतरनाक बीमारी, या आप कह सकते हैं महामारी। महामारी के अंतर्गत या खतरनाक बीमारी के अंतर्गत किस किस को सम्मिलित, कौन कौन सी बीमारियों को सम्मिलित किया गया है, उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? इस खतरनाक बीमारी, महामारी, इसका उल्लेख किया गया है धारा 2 के अंदर। परिभाषा दी गई है, और क्या परिभाषा दी गई है? कौन कौन सी होगी बीमारी जो कि खतरनाक होगी? हैजा, हैजे के साथ में आपके प्लेग, हैजा, प्लेग, आपके डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, इसके साथ में इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, और पोलियो, पोलियो, सिफिलिस, सिफिलिस के साथ में हो जाएगी आपके, एक और है
इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस कितने हो गए? चेचक, एक चेचक और है, चेचक 4 5 6 7 8 9 और 10, एक 11वां और है, और 11वां क्या है? प्रमस्तिष्क सौंथ, प्रमस्तिष्क सौंथ करके एक रोग और है, मुझे नहीं पता ये कौन सा रोग होता है कि प्रमस्तिष्क सौंथ, ठीक है। इस रोग का उल्लेख भी कहाँ पर किया गया? आपके खतरनाक बीमारी के अंदर धारा 2 में परिभाषित किया गया है। तो प्रश्न एग्जामिनर क्या दे सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी बीमारी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत खतरनाक बीमारी के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो हमें ये 10 से 11 जो हमारे महामारी हैं उनका नाम याद रखना है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से मैं पूछना चाहूँगा, अभी ये कोरोना आई थी और यहाँ पर तो कहीं कोरोना महामारी का उल्लेख ही नहीं है, कोरोना महामारी का यहाँ पर तो कहीं पर उल्लेख ही नहीं किया गया। तो एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पर नोट लगा करके लिखा गया है, और वो नोट लगा करके क्या बात लिखनी है आपको? ये लिखनी है कि राज्य सरकार अगर किसी बीमारी को महामारी घोषित कर दे तो भी वह किसके अंतर्गत आएगी? खतरनाक बीमारी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मित्रों, मुझे जहाँ तक लगता है आपको मैटर मिला होगा, और एक बार के लिए मैं वापस रिकॉल करवाता हूँ ना। धारा 2 परिभाषा लिखी गई है, और परिभाषा खतरनाक बीमारी की लिखी गई है। महामारी, महामारी के अंदर कौन कौन सम्मिलित होगी? एक तो हैजा, प्लेग, चेचक, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बाद में क्षय रोग, कुष्ठ रोग, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, सिफिलिस, और सिफिलिस केवल पुरुषों में होने वाला रोग है, और इंसेफेलाइटिस, कौन सा है? इंसेफेलाइटिस, और प्रमस्तिष्क सौंथ, प्रमस्तिष्क सौंथ ये भी एक रोग है। तो ये था हमारे अध्याय 1। ये कौन सा अध्याय था? हमारे पहला अध्याय था, जो कि आपने अच्छे से पढ़ा है ना। आज की क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से पूरे के पूरे मैटर को हमने देखा ये प्रारंभ कब होता है, ये लागू कब होती है या पारित कब होती है। तो पारित होती है 11 सितंबर 2009 को, और ये लागू कब होता है? तो 15 सितंबर 2009 को। इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? शैलेंद्र कुमार थे। और इस समय राजस्थान के, जब ये पारित होता है उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो अशोक गहलोत थे। इस प्रकार हमने 17 अध्यायों को भी पढ़ा और धारा 1 और 2 को भी पढ़ा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को अन्य अपने मित्रों को भी बताएं कि भाई इस प्रकार से आज पहली क्लास लगी है और आगे भी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। एक पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको नोट्स ही बनाने हैं। पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाली है, आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से उन्हीं नोट्स को पढ़ना है ना। लिखे हुए से ही मतलब रहेगा। बाकी अगर आपको टाइप किया हुआ दूंगा तो किताब ही खूब है, बहुत सी किताबें, कितना पढ़ोगे आप, है ना। तो महत्वपूर्ण जो बातें यहाँ पर आपको मिल जाएगी और सबसे अच्छा और उम्दा मैटर आपको मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। थैंक यू। जय हिंद।